प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंतर्यामी कौशिक। हम बीएससी भाग फर्स्ट पेपर के लास्ट यूनिट ब्रायोफाइट्स के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हमने ब्रायोफाइट के सामान्य संरचना, ब्रायोफाइट के वर्गीकरण, उसके पश्चात मार्केंशिया की सामान्य संरचना, मार्केंशिया में पाए जाने वाले कायिक जनन और मार्केंशिया में पाए जाने वाले लैंगिक जनन में गैमेटोफाइट तक बात की। आज हम बात करेंगे निषेचन के पश्चात बनने वाले स्पोरोफाइट के बारे में। विद्यार्थियों, इसमें स्पोरोफाइट पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। थोड़ा सा इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसका चित्र भी पूछा जाता है और विकास भी पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं अपन मार्केंशिया स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद प्रावस्था के बारे में। मार्केंशिया स्पोरोफाइट मुख्यतया 3 भागों में विभाजित होता है, जिसे हम फुट, सीटा और कैप्सूल कहते हैं। फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों भागों का अलग अलग कार्य है और इनका विकास फर्टिलाइजेशन के पश्चात उत्पन्न जायगोट के द्वारा किया जाता है। हम इसके बारे में पीछे पढ़ के आ चुके हैं। स्पोरोफाइटिक फेज जो है या बीजाणुद्भिद प्रावस्था है, ये पूर्ण रूप से आवास, भोजन और आश्रय के लिए जो गैमेटोफाइटिक युग्मकोद्भिद प्रावस्था है उस पर निर्भर रहती है, उसी पर विकास करती है। इसलिए बीजाणुद्भिद अवस्था के निर्माण में, जैसा कि अन्य पादपों में होता है, किसी प्रकार का कोई रेस्टिंग स्टेज या जिसे हम सुप्तावस्था कहते हैं वो नहीं पाई जाती। निषेचन के तुरंत पश्चात इसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है और ये तुरंत विकसित होकर के और नए स्पोर्स का निर्माण कर देता है। बीजाणुद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है, ये देखें। जायगोट जो है वो स्त्रीधानी के आधारीय भाग, जिसको अंडदाह कहा था, उसमें पाया जाता है। और जायगोट में पहला विभाजन होता है जो अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात 2 कोशिकाएं बनती है, जिन्हें हम एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल कहते हैं। अभी चित्र के द्वारा समझाएंगे। एपीबेसल सेल वो सेल है जो स्त्रीधानीधर या आर्कीगोनियम स्त्रीधानी की नेक की ओर पाई जाती है, और दूसरी हाइपोबेसल या अधराधर सेल, हाइपोबेसल सेल वो सेल है जो आधार की ओर पाई जाती है। तो इस प्रकार से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, अध्याधर कोशिका एपीबेसल सेल और अधराधर कोशिका हाइपोबेसल सेल। अब इसके पश्चात मार्केंशिया में पहला विभाजन अनुप्रस्थ होने के पश्चात दूसरा विभाजन इसके समकोण पर या लॉन्गिट्यूडनल होता है, जिससे 4 कोशिकाएं बन जाती हैं और ये चारों कोशिकाएं मिल करके एक भ्रूण का निर्माण करती हैं, जिसे चतुर्थांश भ्रूण या क्वाड्रेट एम्ब्रियो कहते हैं। 4 कोशिकाओं से बना ये एम्ब्रियो क्वाड्रेट एम्ब्रियो या चतुर्थांश भ्रूण कहलाता है। चतुर्थांश भ्रूण की जो ऊपर वाली कोशिकाएं हैं जो नेक की ओर हैं, वो सीटा का कुछ भाग बनाती हैं, कैप्सूल बनाती हैं, और आधारीय कोशिकाएं फुट और सीटा का कुछ भाग बनाती हैं। जो विकसित होने वाला भ्रूण है उसको चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ परिवर्तन होते हैं। जो नेक है, जिसमें हमने नेक वॉल सेल्स और नेक कैनाल सेल्स पढ़ी थी, कवर सेल्स पढ़ी थी, वो सभी नष्ट हो जाती हैं। आधारीय गोलाकार जो भाग होता है, जिसे हम अंडदा कहते हैं, उसकी भित्ति कोशिकाएं
कुछ परिणतकीय विभाजन करती हैं और विभाजन करके एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती हैं जो 2 से 3 स्तरीय मोटा होता है। यह सुरक्षात्मक आवरण विकसित होने वाले भ्रूण को चारों ओर से घेर लेता है। इस सुरक्षात्मक आवरण को कैलिप्ट्रा कहते हैं और यह सुरक्षा का कार्य करता है। इसके बाद जो कैलिप्ट्रा है उससे बाहर की ओर एक अन्य सुरक्षात्मक आवरण आधारीय कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है जिसे पेरिगाइनियम या सूडोपेरियंथ परिस्त्रीधानी या कूट परिदल पुंज कहते हैं। यह भाग भी आकार में वृद्धि कर जो विकसित होने वाला एम्ब्रियो है उसे चारों ओर से घेर लेता है और इसका कार्य भी सुरक्षा प्रदान करना है। इससे पहले स्त्रीधानी आर्किगोनियम के चारों ओर पाए जाने वाले पेरिकीटियम और रेज, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, वे भी सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण उसी प्रकार से बनाए रखती हैं जिस प्रकार से पहले था। जो भ्रूण है उसको विकसित होने के लिए पोषण पदार्थ की आवश्यकता होती है और ये जो पोषक पदार्थ हैं ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, युग्मकोद्भिद के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। जो युग्मकोद्भिद है वह ही इनको पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाता है। जो भ्रूण है वो 1 या 2 विभाजनों के पश्चात 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है जो बहिथीसियम एम्फीथीसियम और अंतःथीसियम एंडोथीसियम कहलाती हैं। जो बहिथीसियम है या एम्फीथीसियम है वो चारों ओर एक स्तरीय मोटा होता है और अंदर एंडोथीसियम जो है अंतःथीसियम जो है वो बहुकोशीय होता है और वो बीजाणु के निर्माण के लिए ऊतक का निर्माण करता है। जो बहिथीसियम है उसकी कोशिकाएं सिर्फ परिणतकीय विभाजन करती हैं और एक स्तरीय मोटी कैप्सूल भित्ति का निर्माण कर लेती हैं। कैप्सूल भित्ति सुरक्षात्मक होने का कार्य करती है और इस कैप्सूल भित्ति की कोशिकाओं में एनुलर थिकनिंग्स या वलयाकार स्थूलन पाया जाता है जो कि सुरक्षा का कार्य करता है। शेष रही कोशिकाएं जो केंद्र में हैं वो अंदर पाई जाती हैं और उन्हें आर्कीस्पोरियम या प्रपसूतक का कार्य कहते हैं। जो प्रपसूतक है, जो अंदर का कोशिकाएं हैं उन्हें स्पोरोजिनस टिश्यू भी कहा जाता है या वो कोशिकाएं विकसित होकर के स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाती हैं। विद्यार्थियों यहाँ पे एक बात समझने वाली है, जो कैप्सूल है वो मुग्धाकार संरचना है। इस चित्र में आपको कैप्सूल अभी दिखाते हैं। ये कैप्सूल है, शीर्षस्थ भाग जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है वो कैप्सूल है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं। तो कैप्सूल भाग एक ऐसा भाग है जो कि बीजाणुओं का निर्माण करेगा। अब इसमें जो बीजाणुजन ऊतक है ये 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दें और समझें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, बीजाणुजन ऊतक की आधी कोशिकाएं बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं। बीजाणुजन ऊतक जो केंद्र में पाए जाने वाला ऊतक है द्विगुणित ऊतक है। इस द्विगुणित ऊतक की आधी कोशिकाएं बीजाणु मात्र कोशिकाएं या स्पोर मदर सेल्स कहलाती हैं और स्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है जो कि अगुणित होती हैं और ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई पाई जाती हैं और इस संरचना को बीजाणु चतुष्क या स्पोर टेट्राड कहलाते हैं। जब तक बीजाणु परिपक्व नहीं हो जाएगा, एक बीजाणु मात्र कोशिका से बनने वाली चारों कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई पाई जाएंगी और ये बीजाणु चतुष्क कहलाएंगी। जैसे ही बीजाणु परिपक्व होगा या इनका प्रकीर्णन होगा, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अलग अलग नए पादप का निर्माण करेंगे। तो ये तो था बीजाणुजन ऊतक की आधी कोशिकाओं का भविष्य। अब शेष जो बची हुई आधी कोशिकाएं हैं
वे कोशिकाएं भी द्विगुणित हैं। वे कोशिकाएं विभाजन नहीं करती और विभाजन न करने के कारण वे द्विगुणित ही रह जाती हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें, वे कोशिकाएं विभाजन नहीं करेंगी और न करने के कारण द्विगुणित रह जाएंगी और बीजाणु कोशिकाओं में विभेदित नहीं होंगी। कुछ समय पश्चात इन कोशिकाओं में विभाजन होगा और ये कोशिकाएं लंबी होकर के इलेटर मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं कुछ समय पश्चात विभाजित होती हैं, आकार में लंबी हो जाती हैं, बीजाणु का निर्माण नहीं करती हैं और इन्हें इलेटर मात्र कोशिका कहते हैं और इन कोशिकाओं से इलेटर्स का निर्माण होता है। इलेटर्स एक प्रकार की विशेष कोशिका है, द्विगुणित कोशिका है, जिसमें स्थूलन पाया जाता है, जिसकी कोशिका मोटी हो जाती है। अब आपको चित्र की सहायता से समझाया जाता है। ये इसमें सी चित्र में देखें आप, कोशिकाएं लंबी हैं और जिनमें स्पाइरल सर्पिलाकार प्रकार का जमाव पाया जा रहा है। ये कोशिकाएं द्विगुणित कोशिकाएं हैं। ये शेष बची हुई बीजाणु मात्र कोशिकाओं से बनी हैं और इन्हें हम इलेटर सेल्स कहते हैं। ये इलेटर कोशिकाएं आर्द्रताग्राही या हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। आर्द्रताग्राही का अर्थ है कि ये कोशिकाएं वातावरण में उपस्थित नमी को अवशोषित कर अपने आकार में वृद्धि करती हैं, तो इन कोशिकाओं को इलेटर सेल्स कहते हैं। तो इस प्रकार बीजाणुजन ऊतक से दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हुआ। आदि कोशिकाएं बीजाणु का निर्माण कर रही हैं, जो बीजाणु चतुष्क के रूप में उपस्थित हैं। शेष आदि बची हुई कोशिकाएं, बीजाणु चतुष्क में प्रत्येक कोशिका अगुणित है और शेष बची हुई कोशिकाएं एक लंबी सर्पिलाकार प्रकार की कोशिका का निर्माण कर रही हैं, जो कि द्विगुणित है। इन कोशिकाओं को इलेटर कहते हैं। ये इलेटर कोशिकाएं सर्पिलाकार प्रकार का जमाव प्रदर्शित करती हैं और इन इलेटर कोशिकाओं को हाइग्रोस्कोपिक या आर्द्रताग्राही कोशिका भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमें इन कोशिकाओं का जो भविष्य था वो समझ में आया। यहाँ पे चित्र से देखें, ए चित्र में हमें देख रहा है जायगोट। जायगोट में पहला विभाजन अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। जो नीचे की ओर की कोशिका है, जिसे हमने हाइपोबेसल सेल कह दिया, और जो ऊपर की ओर कोशिका, जो नेक की ओर कोशिका है, इसमें ये उल्टा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें ऊपर और नीचे में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। जो नेक की ओर की कोशिका है उसे एपिबेसल सेल कहेंगे, जो आधार की ओर की कोशिका है उसे हम हाइपोबेसल सेल कहेंगे। अब देखें आप, जो वेंटर या अंडदा था उसकी कोशिकाएं वृद्धि करने लगती हैं और वृद्धि करके एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण कर रही हैं। इसी प्रकार उसके बाहर की कोशिकाएं भी एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण कर रही हैं। इन दोनों सुरक्षात्मक आवरणों को हम कैलिप्ट्रा और पेरिगैनियम कहते हैं। जो दो कोशिकाएं थी हाइपोबेसल एपिबेसल, उनमें फिर लंबवत विभाजन होता है। चतुष्क क्वाड्रेंट एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। सी चित्र में दिखाई दे रहा है, 4 कोशिकाओं युक्त एम्ब्रियो का निर्माण हुआ और ये 4 कोशिकाओं से युक्त एम्ब्रियो फिर धीरे धीरे वृद्धि करके और आगे निर्माण करेगा। अब देखें हम परिपक्व बीजाणुद्भिद की क्या संरचना रहती है। पहले बताया जा चुका है, यह 3 भागों में विभेदित होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट जो भाग है वो आधारीय भाग है, ये युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है, पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से बना होता है और इसका काम जो युग्मकोद्भिद है उससे पोषक पदार्थों का अवशोषण करना है, क्योंकि यह पूरी तरह से युग्मकोद्भिद पर निर्भर है। दूसरा भाग है हमारे पास में सीटा। यह फुट और कैप्सूल के बीच का भाग है, पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से बना हुआ है। इसकी कोशिकाएं कोशिका द्रवयुक्त वैक्यूलेटेड होती हैं और इसका कार्य फुट द्वारा अवशोषित भोजन को कैप्सूल तक पहुंचाना है। तीसरा भाग आता है हमारे पास में कैप्सूल। यह परिपक्व अवस्था में लगभग गोलाकार अंडाकार होता है, पीले रंग का होता है और बंद कोशिकाओं के एक आवरण से घिरा रहता है, जिसे हम कैप्सूल जैकेट कहते हैं। जैकेट का कार्य सुरक्षा प्रदान करना है और ये कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित होती हैं, 2 स्तरों में विभाजित होती हैं, जिन्हें एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर कहते हैं। बहिश्चोल और अंतःश्चोल। इनका कार्य सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना है और इन दोनों को मिला करके पेरिस्पोरियम या बीजाणु चोल कह सकते हैं।
प्रत्येक बीजाणु में इन कोशिकाओं में कणिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक स्पष्ट होता है और प्रत्येक कैप्सूल में बीजाणु बनते हैं। एक कैप्सूल में लगभग 3 लाख के करीब बीजाणु बनते हैं। कैप्सूल 3 स्तरीय परतों से घिरा रहता है, बाहर वाली कैलिप्ट्रा, फिर उसके बाहर पेरिकाइनियम तथा उसके बाहर पेरिकीटियम। ये इस चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है। आधार में फुट जो कि भोजन अवशोषण का कार्य करेगा, सीटा जो वृंत का कार्य करेगा, और जो लगभग गोलाकार संरचना है जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं जिन्हें हमने स्पोर कह दिया और इलेट्रस कह दिया, यह भाग कैप्सूल होगा। कैप्सूल वॉल से घिरा हुआ है। उसके बाद में इसके कैलिप्ट्रा और पेरिकाइनियम 2 सुरक्षात्मक आवरण पाए जा रहे हैं। अब क्या होता है, जब कैप्सूल परिपक्व हो जाता है उस समय इलेटर सेल्स वातावरण से जल को अवशोषित कर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने के कारण जल को अवशोषित कर अपना आकार बढ़ाती हैं। आकार बढ़ाने के कारण जो कैप्सूल वॉल है उस पर एक दबाव उत्पन्न होता है और दबाव उत्पन्न होने से कैप्सूल वॉल की भित्तियाँ जो हैं वो फट जाती हैं और प्रेशर के साथ, दबाव के साथ जो बीजाणु हैं वो वातावरण में फैल जाते हैं। बीजाणु अनुकूल परिस्थिति आने पर जल अवशोषित करते हैं और प्रत्येक बीजाणु एक असमान विभाजन के द्वारा एक छोटी कोशिका व एक बड़ी कोशिका में विभाजित हो जाता है। छोटी कोशिका आकार में वृद्धि करके मूलाभास का निर्माण करती है, राइजोइड का निर्माण करती है, और जो बड़ी कोशिका है वो लगातार विभाजित होकर नए पादप का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार बीजाणुओं का अंकुरण होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों मार्केंशिया अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। इलेट्रस पर और स्पोरोफाइट की संरचना पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके साथ ही मार्केंशिया की जीवन चक्र पूर्ण हो जाएगा। मैं आपको इसका PDF शेयर करूंगा ग्रुप में, और आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी इस PDF में पाएंगे। धन्यवाद।